दोस्तों, आपके सामने है भारत सरकार द्वारा जारी किया गया द गजट ऑफ इंडिया, भारत का राजपत्र। ये पब्लिश हुआ था 24 जनवरी 2025 को। इस बारे में बता दें कि जैसे कि अगस्त 2024 में श्री अश्वनी वैष्णव जी जो हमारे मिनिस्टर हैं, उन्होंने आगे पब्लिक को बताया कि भाई एनपीएस को हटा के अब हम एक नई, हटा के नहीं बोलेंगे, उसके साथ साथ एक दूसरी यूनिफाइड पेंशन स्कीम हम ला रहे हैं। तो उसके बारे में ज़्यादा उस टाइम जानकारी नहीं दी गई थी, बस बता दिया गया था कि भाई ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। तो उसी के रिलेटेड अब ये गजट पब्लिश किया गया है। इसमें एक बार देख लेते हैं हम सब साथ साथ कि इसमें क्या क्या बताया गया। इसके बाद एक डिटेल्ड ऑर्डर भी आएगा, वो भी स्टडी करेंगे जब बाद में आएगा। इसमें कुछ डिटेल्स दी गई हैं और कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। चलो ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें कौन कौन स्कीम में के एलिजिबल हैं। तो जो भी लोग सुपर इनोवेशन होगी, बस उनकी सर्विस मिनिमम 10 ईयर्स होनी चाहिए। अगर उनकी सर्विस 10 ईयर है और सुपर इनोवेशन पे रिटायर होते हैं, वो उसमें एलिजिबल हैं। ठीक है। नेक्स्ट 56J आता है। 56J वो होता है जब आप 30 साल की सर्विस कर लेते हैं या फिर आपकी रिटायरमेंट से 5 साल पहले एक कमेटी बैठती है जो देखती है कि आप आगे सर्विस करने के लिए फिट हैं या नहीं। तो जो भी इसमें रिटायर होंगे उनको भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि वो कोई पनिशमेंट या कोई पेनल्टी नहीं है। ठीक है। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है जो भी लोग वीआरएस लेते हैं। वीआरएस मतलब अपने समय से पहले रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो अगर उसमें आपकी 25 साल की सर्विस हो चुकी है तो आप एलिजिबल हैं। आप सुपर एनुएशन से पहले अगर लेते हैं, 25 साल सर्विस कंप्लीट होनी चाहिए थी। ठीक। इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट मिल जाते हैं इसमें देखिए। आपको जो जैसे कि पहले पेंशन होती थी कि आपके लास्ट 12 महीने की एवरेज बेसिक पे निकाली जाती थी, उसका 50% आपको मिल जाता था। वो इस बार कंटिन्यू किया गया है सेम। उसके बाद एक, अगर आपकी सर्विस 25 साल से कम है तो जिस भी आपकी जितनी भी आपकी क्या नाम है सर्विस होगी, उसी के प्रोपोर्शन में आगे एग्जांपल मिलेंगे आपको आपको आपका पे आउट मिलेगा, यानी कि पेंशन मिलेगी। नेक्स्ट है, आपकी सर्विस अगर 10 साल से ज़्यादा है और मतलब जितनी भी है, तो आपको बेसिक आपकी कितनी भी लास्ट कुछ भी रही हो, आपको मिनिमम 10 ईयर तो पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। यार ये पॉइंट थोड़ा अजीब है, मुझे तो समझ नहीं आया इन्होंने कैसे क्या लिखा है। ये कह रहे हैं कि अगर आप वीआरएस पर रिटायर होते हैं तो आपका जो अश्योर्ड पे आउट है, जिसे आप पेंशन कह रहे हैं, विल कमेंस फ्रॉम द डेट ऑन विच एम्प्लॉय वुड हैव सुपर एन्यूटेड इफ़ ही हैड कंटिन्यू सर्विस। मतलब कि अगर आप 55 साल के उन्होंने वीआरएस ले लेते हैं तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपकी जो पेंशन स्टार्ट होगी वो 60 साल जब हो जाएंगे, 5 साल बाद तभी स्टार्ट होगी। ये पॉइंट ऐसा कहना चाह रहा है। इसको देखेंगे तो कभी जब बाद में ऑर्डर आएगा तो कुछ डिस्कस किया जाएगा कि इस बारे में क्या कहना चाहती है गवर्नमेंट। फिलहाल तो जो एक सामने लिखा है मैंने पढ़ दिया आपके लिए। ठीक है। आपकी फैमिली पेंशन 60% है, जो भी आपका नॉर्मल डेथ से पहले का होगा पे आउट, उस पर 60%। एक ये नई चीज़ इस बार बेनिफिट के रूप में ऐड किया गया है कि आपकी जो 12 महीने की बेसिक होगी, जो लास्ट मंथली, इसकी कैलकुलेशन मैंने आपको आगे एग्जांपल है, उससे बेहतर समझ पाएंगे आप। एक 10% का जो आपको एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है वो कैश के हिसाब से काउंट होता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, जैसे कि अब तक एनपीएस में क्या था, आपका 10% डिडक्शन होता था और गवर्नमेंट 14% कंट्रीब्यूशन अपना ऐड करती थी और वो एक लमसम अमाउंट आपका जुड़ रहा है। इसमें क्या नया किया गया है कि आपका 10% बेसिक कंटिन्यू रहेगा, गवर्नमेंट इसको 14 से करके 10 कर देगी, लेकिन एक एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऐड किया जाएगा 8.5% ऑफ योर बेसिक प्लस डीए, वो आपकी पेंशन के लिए कॉर्पस इकट्ठा करेगा। ठीक है। रिटायरमेंट के बाद जो भी लोग ये यूपीएस को ऑप्ट करेंगे, आपके एनपीएस में जो भी कॉर्पस है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके नए अकाउंट में, यूनिफाइड पेंशन अकाउंट में। फिर एक वर्ड आया है बेंचमार्क कॉर्पस। ये क्या है, जैसे कि आप क्या नाम है अपनी 30 साल या जितने भी 25-30 साल सर्विस करेंगे, उसके बाद एक मतलब PFRDA जो ऑर्गेनाइजेशन है, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक डिसाइड करेगी कि एक 25 साल सर्विस करने के बाद बंदे का जैसे 50 लाख रुपए जुड़ जाना चाहिए उसमें।
तो एक बेंचमार्क सेट कर देंगे, उससे आपका अगर कम है तो आपको प्रोपोर्शनेट पे मिलेगा उसके कैलकुलेशन के हिसाब से, ज़्यादा है तो 50 लाख से जितना भी ऊपर ज़्यादा होगा वो आपको आपका एडिशनल बेनिफिट मिल जाएगा अलग से आपके अकाउंट में। आगे एग्जांपल से ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। यही मैंने बताया कि अगर उससे अमाउंट कम है तो एक ऑप्शन भी मिलेगा आपको, यहाँ बताता हूँ। In case the value or unit of the individual corpus is less than value of the units of benchmark corpus, the employee will have an option to arrange for additional contribution to meet this gap। मतलब आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा डिडक्शन करा के जो भी उस गैप को फिल कर लें, ताकि आपका बेंचमार्क कंट्रीब्यू जो कॉर्पस है उसके आसपास ही आपका इंडिविजुअल कॉर्पस हो जाए। जैसे कि बताया, पे आउट प्रोपोर्शनल मिलेगी अगर उससे कम है तो। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिखा मुझे सामने। जैसे कि पहले क्या होता था, आप नॉर्मल ओपीएस में, एनपीएस में नहीं, ओल्ड पेंशन स्कीम में आप रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद भी अगर कोई रिवीजन हुआ आपकी पे का, या कुछ आपने किसी जूनियर के बेस पे पैरिटी मांगी या कुछ भी हुआ, आपका केस कंसिडर होता था और एक रिवाइज पेंशन बनती थी। अगर आपका एडिशनल बेनिफिट कुछ बन रहा है तो आपका रिवाइज पीपीओ इशू होता था, रिवाइज पेंशन बनती थी, आपके पास हक था वो। लेकिन इसमें पता नहीं क्या क्लियर कर दिया गया है कि फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी इट इज़ मेड क्लियर दैट employee who has exercised the unified pension scheme shall not be entitled and for and cannot claim any other policy, concession, policy change, financial benefit, any parity with subsequent retirees, exam etc. later including post retirement। तो ये बड़ा थोड़ा अजीब कर दिया यार, मतलब आपको एक बार जो पैसा मिल गया वो फाइनल आपके वो पेंशन किसी को रिवाइज नहीं हो सकती। डीए से बढ़ेगी, डीएनएस रिलीफ से बढ़ेगी, लेकिन वैसे रिवाइज नहीं हो सकती। ठीक है, चलो फिलहाल आपको जो पॉइंट सामने है वो है। अब इस सब के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एग्जांपल्स, इनसे डिस्कस कर लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या मिलने वाला है क्या नहीं। तो पेंशन कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल है, पहले की तरह ही है। आपका 12 महीने का जो बेसिक होगा उसको अज्यूम करेंगे हम पी। लेट्स अज्यूम सारे केसेस में 45,000 आपका लास्ट बेसिक पे है, फॉर एग्जांपल आपकी लास्ट सैलरी टाइप में, लेकिन ये 12 महीने का बेसिक काउंट होता है। ठीक है, आपकी सर्विस कितनी है मंथ्स में काउंट करेंगे। 25 साल के लिए 300 महीने हो गए, क्योंकि 25 इंटू 12 300। आपके सारे को जो मंथली कंट्रीब्यूशन है वो टाइम पे क्रेडिट होने चाहिए, सारे कोई मिसिंग क्रेडिट नहीं होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस हैं। और जैसे जीपीएफ में क्या था, आप अपना कुछ विड्रॉल करते थे तो आपका ऑप्शन था कि आप वापस उसे इन्वेस्ट कर लेते थे या क्रेडिट करा देते थे। एनपीएस में ऐसा नहीं है, आपने एक बार जो विड्रॉल कर लिया वो हो गया, आपका अमाउंट कम हो गया। तो अगर ये कंप्लीट कोई विड्रॉल नहीं है तो उस केस में क्या क्या होगा। ठीक है, मतलब अगर आपकी पांचों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो उस केस में क्या होगा। लेट्स अज्यूम बेंचमार्क कॉर्पस जो डिसाइड किया है गवर्नमेंट ने वो है 50 लाख का, और आपने भी इंडिविजुअल ने जो पूरा सर्विस में जोड़ा वो भी 50 लाख है। ठीक है, तो कैलकुलेशन कुछ इस प्रकार से होगी। आपकी बेसिक का हाफ, आपकी सर्विस दिख जाएगी कि मिनिमम, क्योंकि 300 है तो 300 ही मैक्सिमम है, इसमें ये लिखा हुआ है इफ़ क्यू एक्सीड्स 300 इट विल बी टेकन एज 300। तो बस यानी कि अगर 300 है, 25 साल है, तो उसके उससे कम है तो प्रोपोर्शनेट होगा, उसके ऊपर कितनी भी हो फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे अगर किसी ने पूरी 30 साल सर्विस मतलब 25 साल सर्विस करी है तो ये तो हो गया एक, फ़र्क नहीं पड़ेगा। तीसरा फैक्टर है बेंचमार्क कॉर्पस पे, बेंचमार्क कॉर्पस के इक्वल ही आपका इंडिविजुअल कॉर्पस है तो भी ये हो गया एक। तो जो भी आपका लास्ट बेसिक होगा उसका हाफ आपकी पेंशन बन जाएगी प्लस डीआर। नेक्स्ट सिनेरियो है, आपकी सर्विस केवल 15 साल है, लेकिन जो कॉर्पस है बेंचमार्क्स को मैच कर रहा है, तो केस में क्या होगा। बेसिक का हाफ, बेंचमार्क कॉर्पस और वो इंडिविजुअल कॉर्पस सेम है, लेकिन सर्विस कम है, 15 इंटू 12 180। तो यहाँ एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट आ जाएगा जो कि 22.5 होना चाहिए था, वो घट के 13.5 रह गया, इसकी वजह से।
नेक्स्ट, इस बार सर्विस आपकी 10 साल है बस। इंडिविजुअल कॉर्पस आपको 25 लाख है, बेंचमार्क कॉर्पस 25 लाख है। सेम बेसिक का हाफ करेंगे और जितनी भी सर्विस है उसके प्रोपोर्शनेट में 9,000। यहाँ तक आपको लोगों को सब समझ आ रहा होगा। हाँ, इस पॉइंट में समझाना था कि अगर 9,000 आया लेकिन आपकी सर्विस कितनी थी, 10 साल थी, तो आपकी मिनिमम रिवाइज होके वो 10,000 ही हो जाएगी, क्योंकि 9,000 नहीं रहेगी। तो ये पॉइंट था इसमें कि 10,000 बेसिक, आपका 10,000 पेंशन तो आना ही आना है। इस पॉइंट में समझाना चाहते हैं कि आपका जो कॉर्पस बेंचमार्क था 25 लाख था, पर आपने कुछ विड्रॉल करे हैं, पार्शियल विड्रॉल अपनी सर्विस में, तो वो घट के 22 लाख ही हो पाया कॉर्पस आपका, और सर्विस आपकी 10 साल है। तो लास्ट बेसिक का हाफ, सर्विस का प्रोपोर्शनेट, क्योंकि 10 साल सर्विस थी, 10 ईयर, और ये 25 साल के लिए, और ये रहा बेंचमार्क कॉर्पस का भी डिफरेंस है। तो आपकी कैलकुलेशन हिसाब से हो जाएगी सिंपल। इसमें ये रहा, इस एग्जांपल में बताना चाह रहे हैं, बेंचमार्क 50 लाख का था, आपके पास 45 लाख है, सर्विस पूरी है, has been worked out considering credit। इसमें तो वही होगा, इसके प्रोपोर्शनेट के हिसाब से चेंज हो जाएगी। सारा खेल प्रोपोर्शनेट का है। दो चीज़ मैटर करती है, दो ही फैक्टर हैं, आपकी सर्विस और आपका ये क्या नाम है जो इंडिविजुअल कॉर्पस आपका जो जमा हो रहा है, उनके बेस पर कर रहा है। अगर वो फिलफिल हो रहा है तो सीधा सीधा कैलकुलेशन है आपका बेसिक का हाफ। सर्विस ज़्यादा उससे मैटर नहीं करता। एक एग्जांपल आपको मैं बताया था जो थोड़ा चेंज था। ये वाला एग्जांपल, सिनेरियो 6, बेंचमार्क कॉर्पस 50 लाख था, आपके पास जुड़ गए हैं 55 लाख, तो सीधा आते हैं एग्जाम उस पर कैलकुलेशन पे, बेसिक का हाफ, सर्विस कंप्लीट है पूरी। तो क्योंकि बेंचमार्क 50 लाख ही है तो मैक्सिमम 50 लाख ही रखेंगे, कैलकुलेशन हो गई सीधा बेसिक का हाफ। बेसिक का हाफ, जो एडिशनल आपके पास 5 लाख थे वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो जो बोल रहे थे ना कि अगर उससे कम है तो प्रोपोर्शनेट में उससे ज़्यादा है तो आपको क्रेडिट हो जाएगा, वो यही एग्जांपल है। ये चीज़ था, ये पॉइंट आपको समझाए थे। जैसे मैंने बताया था कि इसमें आप क्या नाम है, अगर अब जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस था, आप जो जुड़ रहा है उसको आप खुद अपना कुछ चूज़ करते हैं कि मैं कैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ उसको, या फिर आपको क्या नाम है बाय डिफ़ॉल्ट जो पैटर्न है उसको करते हैं, इन्वेस्टमेंट चॉइस के अकॉर्डिंग। तो नेक्स्ट आपका आ गया वो लमसम अमाउंट का, ये भी देख लेते हैं कैसे काउंट होता है। आपका लास्ट बेसिक मैंने बताया था, जैसे एग्जाम्पल के लिए 45,000 लिया था, इस पर हमने अभी करंट के हिसाब से डीए लगाया 53%, सम हो गया 68,850, इसका लो 10%, यानी कि आ गया 6885। इसमें एल का मल्टीप्लिकेशन करना है। एल क्या है, जैसे आपकी 10 साल की सर्विस है तो आपके 6 मंथ्स पीरियड कितने हो गए, जो भी लोग जानते हैं कैलकुलेशन करते रहते हैं 6 मंथली पीरियड की, 20, डबल कर देना कुल मिला के, जितनी भी आपकी ईयरली सर्विस है उसका 6 मंथ्स पीरियड निकालने के लिए डबल कर दीजिए। तो जितना भी आपका सर्विस होगा उसका डबल करके एल में मल्टीप्लेबल
इस 10% मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका लमसम अमाउंट मिल जाएगा आपको। यानी कि जो भी आपका ये है, आपने 30 साल सर्विस करी तो आपके इस लास्ट बेसिक के 10% को 60 से मल्टीप्लाई करिए, कैलकुलेट कर लीजिए, ये एक लमसम आपको एडिशनल अमाउंट आपको मिल जाएगा। बस यही बताया गया भाई इसमें। तो बाकी मैं इसके बाद कोशिश करूँगा थोड़ा जानकारी लेके लोगों से कि एक एनपीएस वर्सेस यूपीएस पे लाया जाए कि कौन सा बेनिफिशियल है या नहीं, और एनपीएस भी क्यों, उसमें ओपीएस भी ऐड कर लेंगे। ओपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस यूपीएस कौन ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये तो हमें मिल नहीं सकता लग रहा है। अगर गवर्नमेंट ऐसी सोच रखी है, फिर भी हमारी यूनियन वाले लड़ रहे हैं भाई, देखो सपोर्ट करो उनको, क्या पता हमें ओपीएस ही मिले। लड़ना तो इसी के लिए चाहिए, सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल तो मेरे ख्याल से यही होगा। बाकी एनपीएस और यूपीएस में देखते हैं कौन ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कुछ ज़्यादा जानकारी जिन लोगों को, उनसे बात करके एक वीडियो लाएंगे। थैंक यू दोस्तों।